Welcome to our channel. We are doing NEET 2023 question paper biology with a easy and very simple explanation so that you can remember all the questions and their answers and the topics. So continue with the 31 question. 31 question, what does it say? 31 question, identify the correct statement. Detritivores perform fragmentation. The humus is further degraded by some microbes during the mineralization. Water-soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. The detritus food chain begins with living organisms. Earthworms break down detritus into the small particles by a process called catabolism. तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं आपके, कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके करेक्ट हैं. सबसे पहले हमें डेट्रिटस फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए. डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है? जो गले सड़े चीज़ों से शुरू होती है. मतलब जहाँ पर भी कोई चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, पत्ते जैसे पत्ते हैं गार्डन में, वो गल सड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं. तो वहाँ से जो फूड चेन शुरू होती है उसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं. So it begins with the decaying organic matter called the detritus. So यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कि ये कह रहे हैं कि detritus food chain is begin with living organism, that is incorrect. Now detritus food chain में the matter जो है वो सबसे पहले जो हमारा decaying dead matter था उसके ऊपर जो माइक्रोब ग्रो करेंगे तो उनको सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जो डेट्रिटिवोर्स हैं उनको छोटे पीस में तोड़ते हैं. लाइक अर्थवॉर्म है, मिलीपीड्स हैं, स्लग्स हैं, इनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे. उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के लिए जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है ए, डेट्रिटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट कि जो हमारे डेट्रिटिवोर्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं. अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जब उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उनको और भी सड़ाना शुरू कर देंगे और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है जो थोड़ा बड़ा है उसको हम ह्यूमस कहेंगे और दैट ह्यूमस इज़ ब्रोकन डाउन एंड डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन. तो यहाँ पे हमारी जो बी स्टेटमेंट है, द ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट, मिनरलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब उसके मिनरल्स बन जाते हैं और बारिश आती है या फिर पानी देते हैं हम किसी में पौधे में, तो वो जो मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे पानी के साथ नीचे मिट्टी में चले जाते हैं ताकि वो रूट्स के लिए अवेलेबल हो जाएं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग. तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, दे गो डाउन इन द सोयल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. ये हमारा स्टेप भी सही लिखा है इन्होंने. तो ए, बी और सी स्टेटमेंट तीनों सही हैं. अब लास्ट में इन्होंने कहा है दैट अर्थवर्म जो है दैट ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म इज नॉट द प्रोसेस. ऊपर ही हमने बताया जो हमारे डेट्रिटिवोर्स है वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ना कि कैटाबोलिज्म. तो हमारा जो ई स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो इनको देखते हुए हमारा जो आंसर बी है, ए, बी एंड सी, they are the correct statements. So answer is B of the 31 question. Now the next question, in the equation GPP minus R is equal to NPP, here is given GPP is the gross primary productivity and NPP is the net primary productivity. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आर क्या होता है हमारा यहाँ पे वो हमें बताना है. तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है, वही हमारा आर है. तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और सनलाइट लेते हैं तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, तो वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जितनी उन्होंने फिक्स की वो हमारी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है. लेकिन अब प्लांट्स खुद भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद कुछ यूज़ करते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो उस अमाउंट को लॉस करते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट, और उस लॉस्ट अमाउंट को कट करके यानी कि माइनस आर करके हमारी जो बचती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि उसका बायोमास बनाती है, जिससे वो पूरा पौधा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर बना है. ठीक है, तो उसमें से हमने क्या माइनस किया, आर. आर क्या है, इसका मतलब हमारा रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो हेयर द आंसर इज रेस्पिरेटरी लॉस. जो रेस्पिरेटरी लॉस हुआ हमारा, रेस्पिरेशन की वजह से जो लॉस है वो हमारा यहाँ पे आर शो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33.
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनरो इन द ईयर। कौन से ईयर में हुआ था ये अर्थ समिट हमारा? जो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये जो हमारा हुआ था 1992 में। तो आंसर है हमारा बी। 1992 में डिफरेंट नेशंस जो है उन्होंने मेजर्स किया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कि उसको रेगुलर जो है आगे लाइफ में अगली जनरेशन्स को भी मिलता रहे, उस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो उसके लिए ये अर्थ समिट किया गया था जो कि 1992 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द इविल क्वार्टेट which one is considered the most important cause driving extinction of species? First we have to know what do you mean by the evil quartet. evil quartet क्या होता है? These are the एक टर्म है, ये यूज़ की जाती है किसके लिए? जो हमारे 4 मेजर कोज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उनके लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी एक्सटिंक्शन होती है स्पीसीज़ की, उनके 4 मेन कारण हैं। देयर आर द 4 मेन कोजेज़। तो इन 4 कोजेज़ के लिए हम द इविल क्वार्टेट वर्ड यूज़ करते हैं। वो 4 कारण क्या हैं हमारे? वो 4 कारण यही हैं जो हमें दिए हुए हैं। को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन फॉर द इकोनॉमिक गेन एंड द एलियन स्पीसीज इन्वेजन। मीन्स तो इन चारों में से उन्होंने बताना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, स्पीसीज जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गायब हो रही है इस धरती से, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन कि हम जो है उनका घर, जैसे जंगल है वो काट देते हैं या जंगलों के बीच में से सड़क निकाल देते हैं, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। और पूरा जंगल ही साफ़ कर देना तो वो हो गया हैबिटेट लॉस। या किसी नदी को सुखा देना तो वो भी हैबिटेट लॉस है। या नदी के बीच में बांध बना देना तो ये फ्रेगमेंटेशन है। तो इन 2 कारणों की वजह से जो हमारे जंगल में या नदियों में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे हैं उन सब की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो धीरे धीरे स्पीसीज जो है वहाँ से फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म। मेजरमेंट यूनिट बतानी है हमें ओजोन की कि ओजोन को किस चीज़ में मापा जाता है। ओजोन को मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? वो है हमारी डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट में हम ओजोन को मापते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक गैस है ओजोन, कोई लेयर नहीं, मतलब जो गैस जो है वो एक कवर बना लेती है, चारों तरफ वो गैस फैली हुई है एक हाइट पे प्लांट हमारी अर्थ की। तो इसको वो कितनी मोटी है, मतलब वो गैस की परत कितनी मोटी है, तो उसको हम डॉब्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। सो नाउ इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन। 36 question. There are the 2 statements. One is assertion and other is reason. So we have to find out the relation between these two and both are correct or not. First we have to check कि दोनों statement जो हैं वो सही हैं या नहीं। अगर वो दोनों सही हैं तो उन दोनों में क्या reason जो है assertion का explanation है या नहीं। So first statement is in gymnosperm the pollen grains are released from the microsporangium and carried by the air current. दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं। हमें पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो टेट्रास बनाते हैं, जो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं फर्दर। और वो पोलन ग्रेन जो हैं वो एयर के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं, इधर उधर ले जाए जाते हैं। सेकेंड रीज़न जो दिया है, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। यहाँ तक ये ठीक है कि एयर करंट जो है पोलन ग्रेन को कहाँ लेकर जाएगा, आर्किगोनिया के माउथ तक लेकर जाएगा और वहाँ पर वो पोलन ट्यूब बनाता है। और यहाँ क्या लिखा है, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, कि माउथ में ही मेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और पोलन ट्यूब नहीं बनती। दिस इज़ रॉन्ग। पोलन ट्यूब बनती है और मेल गैमेट जो हैं वो उस पोलन ट्यूब के थ्रू आगे ले जाए जाते हैं डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा रीज़न इज़ फॉल्स एंड असर्शन इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर जो है वो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मीन्स डी। आवर आंसर इज़ डी। नाउ 37th क्वेश्चन। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। वही है आपके पास, असर्शन और रीज़न 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों स्टेटमेंट को आप चेक करोगे क्या ये सही है।
तो स्टेटमेंट क्या कहती है, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लावर क्या होता है आपको पता है, एक स्टेम ही है जिसमें इंटरनोड्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो कंडेंस हो जाते हैं, और हर नोड जो है वो पास पास आ जाएगा और नोड से अलग अलग जो ब्रांच निकलेगी वो एक फ्लोरल अपेंडेजेस के फॉर्म में निकलते हैं, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं। सो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ पे जो शूट का मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, वो चेंज हो गया है फ्लोरल मेरिस्टम में टू डेवलप इनटू ए फ्लावर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। देखो अभी हमने कहा कि जो ये मॉडिफाइड शूट है इसमें इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं और हर नोड से लीफ या स्टेम निकलने की बजाय फ्लोरल अपेंडेजेस निकलती हैं लैटरली। सो हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और ये पहले वाले की ही एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी बोली थी। सो आवर रीज़न इज, आवर आंसर इज हेयर बी, both A and R are true and it is the correct explanation of A. Now the next question 38. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी हुई है ABCDE, आपको देखने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लेंटिसेल्स होते हैं वो स्टेम के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं। सो योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ bark formed early in the season is called hard bark। अब bark के बारे में अगर हम बात करें, जो ये 2 तरह से बनती है, अर्ली सीज़न में और लेट सीज़न में। जो अर्ली सीज़न में बनती है वो डार्क लाइट कलर की बार्क होती है और वो सॉफ्ट बार्क होती है, जबकि जो लेट सीज़न में बनती है वो हार्ड बार्क होती है और वो डार्क कलर की होगी। तो यहाँ पे इसने बोला है अर्ली सीज़न में हार्ड, नो, अर्ली सीज़न में सॉफ्ट बार्क बनती है। सो योर बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ सी स्टेटमेंट, बार्क इज़ अ टेक्निकल टर्म। बार्क हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ अ टेक्निकल टर्म, नो, इट इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म। यहाँ पे ये गलत लिखा है वर्ड, इट इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म, रेफर्स टू ओल्ड टिश्यू एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम। ये ठीक है कि ये वस्कुलर कैम्बियम के बाहर का सारा जो पार्ट है वो आता है इसमें। तो बार्क लेकिन एक नॉन टेक्निकल टर्म है। सो आवर ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो इनकोरेक्ट। नाउ डी, बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बाग जो है वो पेरिडर्म होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ये सही है क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जो है हमारे पार्ट्स होते हैं पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, दिस इज रॉन्ग। फेलोजन जो है वो सिंगल लेयर नहीं होता, इट इज़ मल्टी लेयर्ड इन थिकनेस। एंड नाउ आवर आंसर इज ए एंड डी, they are correct. So our answer is C. Next question 39. Malonate. मेलोनेट जो वर्ड है ये केमिकल है जो सक्सीनिक, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो सक्सीनेट के से मैच करता है, सक्सीनेट। तो मेलोनेट और सक्सीनेट जो है वो मैच करते हैं, तो ये दोनों जो है एज अ इनहिबिशन एंजाइम की तरह यूज़ कर सकते हैं, इनहिबिटर फैक्टर हो सकता है ये। अगर सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसके साथ सक्सीनेट अटैच होता है, लेकिन मेलोनेट उसकी स्ट्रक्चर मैच करने की वजह से ये एंजाइम के साथ, ये जो है कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है और इस एंजाइम को काम करने से बंद कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। So, malonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of B, succinic dehydrogenase. Now the next question 40. Match the list 1 and list 2. Okay. यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा फेज़, जो हमारा सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं G1, G2 और क्विसेंट स्टेज मतलब G0, दिस वन इज़ G0 फेज़ एंड M फेज़ यानी कि जब डिवीज़न होगी। तो इन फेज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप मैच करेंगे। एम फेज़ जो है जहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशनल डिवीज़न हो गया जो हमारा एम फेज़ है, तो दिस वन इज़ ए।
G2 फेज़, G1 फेज़, G2 फेज़, G1 G2 फेज़ के पहले हमारा G0 फेज़ आ जाता है। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो वो G0 फेज़ में चला जाएगा। मीन्स इट इज़ एन इनएक्टिव फेज़ व्हेन इट डोंट वांट टू डिवाइड। सो सेकेंड इज सी। आप इन दो से भी मैच कर सकते हो नीचे ऑप्शंस में से। बाकी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए G1 और G2 के बारे में भी। तो इसमें क्या होता है हमारे पास G1 फेज़ जो है, हमने कहा कि पहले G1 आता है फिर G2 आता है। सो G1 फेज़ जो है हमारा, G1 फेज़ जो है हमारा वो शो कर रहा है जो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये एस फेज़ में होती है। तो एस और एम के बीच में हमारा G1 फेज़ आ जाता है। पहले G0 होता है, फिर G1, फिर S, फिर G2 और फिर M फेज़। तो उस सेल साइकिल को अगर आप माइंड में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन से पहले का जो फेज़ है वो हमारा G1 फेज़ है। उसके बाद जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा G2 फेज़ है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा C के साथ B के साथ मैच करेगा। तो हमारा यहाँ पर हम देखें तो A4, B1 एंड C2, D3। तो हमारा आंसर जो है ये D है, जिसमें A के साथ 4 है और B के साथ 1, C के साथ 2 दैट इज़ इनएक्टिव फेज़ एंड G1 दैट इज़ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, थर्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज़ अगेन मैच द लिस्ट। कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन एंड गटेशन, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं जनरली जो है ट्रांसपिरेशन पूल में, और जब प्लांट जो है वाटर को इवेपोरेट करता है उस टाइम पे। तो कोहेशन वर्ड जो है वो यूज़ होता है हमारा जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड कोहेशन। मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे सेम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा सेम के बीच में दैट इज़ कॉल्ड कोहेशन। सेकंड है अडहेशन। अडहेशन क्या होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। लाइक पानी का मॉलिक्यूल है और जिस पानी जो है जिस पाइप में चढ़ रहा है, जो पोलर सरफेस है उसका, उसके बीच में, तो वो है अडहेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी अडहेशन के साथ हमारा जाता है अट्रैक्शन टूवर्ड द पोलर सरफेस। वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है टूवर्ड द पोलर सरफेस। नाउ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारा क्या शो करता है? सरफेस टेंशन इज़ द मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस, ताकि वो अपने आप को इकट्ठा कर सके एक जगह पे, तो उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। दिस इज़ द मोर अट्रैक्शन। सो सी इज़ विद 1। नाउ डी गटेशन। गटेशन क्या होता है? देखो ट्रांसपिरेशन है पानी का वेपर्स के फॉर्म में लॉस होना फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू स्टोमेटा। लेकिन गटेशन क्या होता है? लीव्स के जो टिप पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं बड़े, वहाँ पे पानी जो है वो वाटर की फॉर्म में ही, पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही लॉस होता है। जैसे ग्रास की टिप पे देख सकते हो मॉर्निंग टाइम में जो बूंदें होती हैं घास के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो वो बूंदें गटेशन के थ्रू बाहर आती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ही मूव करती हैं। दैट मीन्स वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज। तो दिस इज़ अवर डी। तो यहाँ से अगर हम मैच करें, दिस वन इज़ डी और सरफेस टेंशन इज दैट इज़ द मोर अट्रैक्शन इन 1। सो यहाँ पे आप मैच करोगे कोहेशन ए जो है वो हमारा वाटर लॉस दैट इज़ अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। A is 2 is here in A and B. B is 1 or 4. B is adhesion, that is 4. So our answer is B. A2, B4, C1 and D3. Now next question, match the list. यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स में से आपको मैच करना है कि किस एलिमेंट का कहाँ पे क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है आयरन। आयरन जो है हमारा इट इज़ अ कोफैक्टर फॉर द रिडॉक्स एंजाइम्स सच एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंड कैटालेस। तो
सो इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो मैच करता है कैटलेज से, मीन्स क्योंकि ये कोफैक्टर है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, परऑक्सीडेज का एंड कैटलेज का। सो इट इज़ एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज। सो ए विद 3। तो यहाँ पे ए विद 3 में हमारे पास 3 ऑप्शन है, बी सी एंड डी। जो हमारा ए है वो कट गया। अब नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक इट कंट्रोल्स प्लांट डेवलपमेंट थ्रू इट्स इनडायरेक्ट एक्शन ऑन ऑक्सिन एज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। क्योंकि जो जिंक है वो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन जो है हमारा प्रिकर्सर है ऑक्सिन बनाने का। ऑक्सिन बनाने के लिए हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है, तो वो ट्रिप्टोफैन के ऑक्सिन बनाने के लिए हमारा जिंक जो है वो काम आता है। तो बी के साथ आएगा 1। तो यहाँ से हमारा वैसे क्लियर हो जाता है कि डी हमारा आंसर होगा। बाकी हम चेक करते हैं। बोरोन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो सेल डिफ्रेंशिएशन है, इलोंगेशन है, सेल लेंथनिंग है, सेल के अंदर वॉल बननी है, तो वो हमारे उसमें बोरोन काम करता है। तो सी दैट इज़ विद 4। एंड मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज because it is associated with nitrogen nutrition and it is a cofactor of nitrate reductase. So our answer is D. Now next question. Which of the following combination is required for the chemiosmosis? कैमियोस्मोसिस के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए हमें? कैमियोस्मोसिस होता क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कैमियोस्मोसिस? कैमियोस्मोसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। जब एटीपी बनता है, कैसे बनता है एटीपी? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, बाहर से आते हैं, मेम्ब्रेन में से आते हैं, और जो है हमारा अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो वो प्रोटॉन आयंस जो हैं वो मेम्ब्रेन के बीच में, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें जो हमारा एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम है उसके बीच में से प्रोटॉन आयन मूव करते हैं बाहर, उस वक्त एटीपी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखिए यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले तो ये वाली मेम्ब्रेन चाहिए जिसके थ्रू प्रोटॉन जाएंगे। दूसरा हमें ये प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन को लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए मेम्ब्रेन के अंदर, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज़ नेसेसरी। ठीक है, और एक चाहिए हमें जो हमने ये एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जिसके थ्रू जो हमारा प्रोटॉन जा रहा है वो चाहिए। तो इन सबको देखते हुए जो हमारा आंसर है मेम्ब्रेन, बी है हमारा आंसर, कि हमें इसमें मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए उसका। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Okay, now the next question is 44. Match the list with 1 with 2. लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ टर्म्स दी हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा वो है क्या। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है ये। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में दूसरा है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सब रिलेटिव टर्म है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक हो अनएरोबिक हो, उसका सबसे पहला स्टेप हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, जो हमारा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे, एम्डन मेयरहोफ पाथवे। इट जो होता है इसमें सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है ये, और यहाँ पे जो हमारी जो बनेंगे पायरुवेट बनता है वो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, मैट्रिक्स के अंदर। तो ग्लाइकोलोसिस को हम EMP पाथवे भी कहेंगे। तो यहाँ से हमारा बी के साथ हमारा 4 मैच कर रहा है, ए के साथ हाँ बी के साथ हमारा 4 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे बी के साथ 4 मैच करते हुए ए, बी और सी 3 ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट जो है जब मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पायरुवेट जाता है तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द रिएक्शंस। काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं बाय यूजिंग द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एंड दिस रिजल्ट इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिससे अंदर प्रोटॉन जो है हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे प्रोटॉन फिर बाहर जाएंगे एटीपी सिंथेटेज जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एटीपी बनाने के लिए।
तो ये जो है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सरफेस पे चलेगा, एंड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एंड दिस रिएक्शन इन TCA साइकिल, दिस इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनता है, सो इसको हम सिट्रेट सिंथेटेज भी बोलते हैं। जैसे ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका D है, इसको सिट्रेट सिंथेटेज कहेंगे, तो हमारा D1 के साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रह गए A एंड B, जिसमें हमारा B और D जो है वो सेम है, जो हमने मैच कर लिया है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमने क्या बताया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किसको बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है हमारा, पायरुवेट्स बनाना, पायरुवेट जो है वो लेके जाएगा अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट हो जाती है बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैच कर रहा है वो है आंसर A, लाइक A इज गोइंग विद 2 and B is going with 4 EMP pathway, C is with 3rd oxidative phosphorylation is also called electron transport system, and D tricarboxylic acid is called citrate synthetase. So our answer is A. So here we have done 44 questions of NEET 2023 exam. For further questions we will done in next video, and so share, like and subscribe the channel, and also touch the bell icon so that the notifications come to you